किशोर अपने घर में था और अपने कुछ कपड़ों को सही कर रहा था। तभी उसकी बहन सीधे रसोई से उसके पास आती है। भैया, हमने आपको सुबह बताया था ना कि आप आते वक्त नमक ले आना। अरे बहना, माफ करना, काम ही इतना था कि भूल गया। भैया वो तो ठीक है, समझती हूँ मैं, लेकिन आप ये बताओ कि अब हम सब बिना नमक के खाना कैसे खाएंगे। हाँ, तो चिंता मत कर रश्मि, हम अभी दब्बू काका की दुकान से नमक लेकर आते हैं। भैया लेकिन अब तो बहुत अंधेरा हो गया है। अरे कोई बात नहीं, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। ठीक है भैया, तो जाइए, सब्जी लगभग बन ही गई है। ले आता हूँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है अब। ठीक है भैया। तो किशोर नमक लेने के लिए घर से निकल पड़ता है। वो अपने साथ एक लालटेन ले जाता है। उस समय पूरे गांव में बहुत अंधेरा था और दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिख रहा था। वहीं किशोर इतने अंधेरे में बिना डरे हुए दुकान की तरफ बढ़ रहा था। अच्छा हुआ कि दब्बू काका अपनी दुकान थोड़ी देर तक खोले रखते हैं, वरना आज तो हमें भूखे ही रहना पड़ता। ये कहते हुए किशोर आगे चला जाता है कि तभी उसे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। किशोर चलना बंद करता है और जल्दी से पीछे मुड़ता है। कौन है, कौन है वहाँ? लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। किशोर अपना लालटेन आगे करता है और बड़ी गौर से अपने चारों ओर देखता है। अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है, लेकिन बार बार मुझे किसी के चलने की आवाज क्यों आ रही है? लगता है मेरा वहम होगा। ये कहकर किशोर आगे बढ़ने लगता है कि तभी उसे फिर से अपने बिल्कुल पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। इस बार किशोर को बहुत गुस्सा आता है और वो जल्दी से पीछे मुड़ता है। तुम जो भी हो, बाहर आओ। किशन, कहीं ये तुम तो नहीं हो? अगर मुझे पता चला कि ये तुम ही हो तो सोच लेना, अच्छा नहीं होगा। लेकिन उधर से कोई भी जवाब नहीं आता। बोलो कौन है? कि तभी अचानक से उसे किसी औरत का बड़ा सा भयानक चेहरा दिखाई देता है। नहीं! किशोर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं वो भयानक चेहरा उसके चारों ओर दिखाई देने लगता है। किशोर की नजर जहां जाती है वहीं पर उसे वो चेहरा दिखाई देता है। किशोर उस चेहरे को देखकर बहुत घबरा जाता है। नहीं नहीं, जाने दो मुझे, चली जा मेरी जिंदगी से। किशोर जमीन पर गिर जाता है और तभी वो चेहरा बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए वहां से गायब हो जाता है। किशोर भागते हुए दब्बू काका की दुकान पर पहुंच जाता है। अरे किशोर, क्या हुआ? ये तुम्हारे कपड़े इतने गंदे? अरे अंधेरे में कहीं गिर गए थे क्या? अरे हाँ काका, बीच में पत्थर आ गया था। अच्छा काका, हमें जल्दी से नमक दे दीजिए। हाँ हाँ, देता हूँ। दब्बू जल्दी से कागज में नमक डालता है और किशोर को देता है। लो भैया, तुम्हारा नमक। जी काका, शुक्रिया, चलता हूँ। राम राम। राम राम बेटा। किशोर हड़बड़ी से वहां से निकल जाता है। अरे इसको क्या हुआ? खैर किशोर नमक लेकर घर पहुंचता है। ये ले नमक रश्मि। भैया, आपका ये हाल कैसे हुआ? वही तो बेटा, तू ठीक है ना? हाँ भैया, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, आप लोग बेवजह परेशान मत हो जाइए। बस अंधेरा था तो लालटेन हाथ से छूट गया था। अच्छा, इसीलिए कहती हूँ बेटा, रात में घर से बाहर मत निकला कर। अरे कोई बात नहीं माँ, आप परेशान मत हो। देर हो गई है, चलिए अब सब खाना खा लेते हैं। इसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं और खाना खाकर सोने चले जाते हैं। दूसरी ओर किशोर बहुत चिंता में था। लगता है माया लौट आई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कल किसी बाबा से मिलने जाता हूँ, वही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। खैर इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं और इसी बीच किशोर की शादी चांदनी से हो जाती है। चांदनी, आज तुम इस लाल जोड़े में बहुत ही सुंदर लग रही हो। इसके बाद किशोर चांदनी का घूंघट उठाता है। चांदनी शर्माती है तो किशोर उसके चेहरे पर हाथ रखता है और उसका चेहरा अपनी ओर करता है। शर्माओ मत, मेरी तरफ देखो। लेकिन चांदनी इतना शर्मा रही थी कि वो किशोर की तरफ देख ही नहीं रही थी। अरे चांदनी, देखो ना मेरी तरफ। कि तभी चांदनी गुस्से में उसकी तरफ देखती है। चांदनी की आंखें बिल्कुल लाल थी। उसको ऐसा देखकर किशोर बहुत डर जाता है और डर के मारे पीछे हट जाता है। ये क्या हो गया तुम्हें चांदनी? मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। ये कहकर चांदनी एकदम से बेहोश हो जाती है। चांदनी, चांदनी उठो। चांदनी को होश आ जाता है। क्या हुआ था मुझे किशोर? कुछ नहीं, लगता है शरीर में थकान ज्यादा हो गई है, तुम सो जाओ। हाँ, तुम सही कह रहे हो किशोर। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। वही किशोर अब और भी डरने लगता है। तभी एक दिन रात के समय, अरे मुझे क्या हो गया था भैया? आज इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? और रश्मि ऐसे ही करवटें बदलती रहती है। जरा पानी पी लेती हूँ। रश्मि रसोई घर में जाती है और घड़े से पानी निकालने लगती है। अरे घड़े में तो पानी नहीं है, हैंडपंप से निकाल कर पीना पड़ेगा अब।
तो रश्मि लोटा लेती है और लोटा लेकर अपने घर के बाहर लगे हैंडपंप के पास पहुंचती है। वहीं चांदनी रात होने के कारण रश्मि को लालटेन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर वो हैंडपंप चलाने लगती है। उस समय घरों के बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं रश्मि उंगाई लेते हुए हैंडपंप चलाई जा रही थी कि तभी उसकी नजर हैंडपंप से निकल रहे पानी के ऊपर जाती है। खून खून रश्मि भागने के लिए पीछे मुड़ती है कि तभी उसी औरत की आत्मा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो औरत उसे हैंडपंप की ओर धक्का देती है, जिसके कारण रश्मि का सर हैंडपंप से लड़ जाता है और उसका बहुत सारा खून बह जाता है। आवाज सुनकर सभी लोग बाहर भी आ जाते हैं। ननद जी उठिए ना ननद जी। बहना उठ उठ बहना। कमल रश्मि की सांस चेक करता है। माँ, पिताजी, रश्मि अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं बिटिया नहीं। हे राम, ये क्या हो गया। और इस तरह इस दिन किशोर के घर में मातम छा जाता है। वहीं किशोर बेहद डरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जानता हो कि आखिर ये सब उनके परिवार के साथ ही क्यों हो रहा है। खैर इसके 5 दिन बाद। ए जी, अब आप सो जाइए, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ कविता, सोता हूँ। राम खटिया में लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके कान के पीछे कुछ कह रहा हो। राम उस आवाज पर ध्यान नहीं देता और अपनी आंखें बंद किए रहता है, लेकिन धीरे धीरे उस आवाज की गति बढ़ती ही जा रही थी। तभी राम अपनी आंखें जल्दी से खोलता है तो देखता है कि खिड़की के पास किसी की परछाई दिखाई दे रही है। परछाई देखकर राम जोर से चिल्लाता है, कविता। अरे क्या हुआ। सभी लोग शोर सुनकर वहां पहुंचते हैं। राम खिड़की की तरफ इशारा करता है। वो अजी क्या हुआ, बोलिए ना। कोई है वहां। पिताजी, वहां पर कोई नहीं है। हाँ पिताजी, आप डरिए मत, वहां पर कोई नहीं है। किसी लड़की की परछाई थी बेटा वहां पर। जब से रश्मि चली गई है तब से पता नहीं इनके साथ क्या हो रहा है। कहीं रश्मि की तो आत्मा नहीं। अरे नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं होता, आप डरिए मत, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी अब आप आराम कीजिए। तो इस दिन के बाद से राम को ऐसे ही कभी खिड़की के पास तो कभी रसोई घर में तो कभी घर के बाहर किसी की परछाई दिखाई देने लगती है, जिसके कारण वो अब अपना मानसिक संतुलन खोने लगते हैं। अरे बेटा, एक बाबा हैं, वो ऐसी परेशानियों को दूर करते हैं। आज शाम को ही इनको उसके पास ले चलते हैं। हाँ माँ। तो थोड़ी देर में शाम हो जाती है। बेटा, तेरे पापा नहीं दिख रहे हैं। अरे कहाँ गए पिताजी, रुकिए मैं ढूंढता हूँ उन्हें। कि तभी अचानक से किशोर की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। पिताजी, ये क्या हो गया। चांदनी, कविता और कमल दौड़कर किशोर के पास आते हैं तो देखते हैं कि राम ने अपने हाथ की नस काट ली है। ससुर जी, नहीं। सब लोग इस बात से बहुत डर जाते हैं। सभी को पता चल जाता है कि उनके घर में किसी बुरी आत्मा का वास हो चुका है। चिंता मत करिए माँ, एक साधु बाबा है, वो बहुत शक्तिशाली हैं। मैं आज ही उनके पास जाता हूँ। दरअसल किशोर 2-3 महीने से कभी किसी बाबा के पास जाता तो कभी किसी साधु के पास, लेकिन वो ये बात अपने घर वालों को नहीं बता रहा था क्योंकि उससे डर था कि शायद उसका कोई पुराना राज सबके सामने खुल जाएगा। और आज भी उसने ये बात झूठ बोली कि वो आज बाबा के पास जाएगा, जबकि वो कई दिनों से साधु बाबा के पास जा रहा था। खैर एक दिन बाद रात के समय अचानक से कमल बेसुध होकर जंगल में पहुंच जाता है। भाई यहाँ कैसे पहुंच गया। तभी कमल को पायल बजने की आवाज आती है। वो अपने बाएं ओर मुड़कर देखता है। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं। उस समय चांदनी ने एक खूबसूरत सा लहंगा चोली पहना हुआ था और वो बहुत सजी धजी हुई थी। बोलिए कुछ नहीं, हम तो बस अकेले में मिलना चाहते थे आपसे। क्यों। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हम आपको कैसे लगते हैं देवर जी। कमल शर्मा कर अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। भाभी, आप ये कैसे सवाल पूछ रही हैं हमसे। चांदनी धीरे धीरे उसके करीब पहुंचती है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने चेहरे पर रखती है। क्यों, हम आपको अच्छे नहीं लगते क्या। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं। तभी चांदनी अपनी एक उंगली को उसके होठ पर रख देती है। अब आप कुछ भी नहीं बोलोगे, सिर्फ हम बोलेंगे। चांदनी अब अपने चेहरे को उसके चेहरे के और करीब लाती है। कमल गुस्से में चांदनी को धक्का दे देता है। चांदनी नीचे गिर जाती है। भाभी, आप ठीक तो है ना। तभी चांदनी अपना चेहरा कमल की तरफ करती है। कमल चांदनी का चेहरा देखकर डर जाता है। दरअसल उसका चेहरा किसी जिंदा लाश से कम नहीं लग रहा था। नहीं। चांदनी कमल को पकड़ती है और उसके शरीर के 2 हिस्से कर देती है। इसके बाद चांदनी उसी औरत माया के रूप में बदल जाती है और अब वो सीधे किशोर के घर जाती है कमल के लाश के टुकड़ों को लेकर। ये देखकर किशोर की माँ बेहोश हो जाती है। किशोर,
तभी माया चांदनी का गला पकड़कर उसे उठा लेती है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुमने तो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अच्छा, इसे छोड़ दूं? इसके लिए ही तो तुमने मुझे मार दिया था ना। देखो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसे जाने दो। और मेरी जो ऐसी हालत हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है बता? मेरे परिवार वालों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी बेवजह तुमने उन्हें मार दिया। अब मेरी माँ, मेरी पत्नी को तो छोड़ दो। तो ठीक है, जा अपने गांव वालों के सामने अपनी गलती कबूल कर। ठीक है, मैं अपनी गलती कबूल कर लूंगा। तब माया चांदनी का गला छोड़ देती है। वहीं किशोर गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और उनके सामने सारी सच्चाई बताता है। गांव वालों, मैंने एक औरत से प्यार करने का नाटक किया था ताकि मैं उसका फायदा उठा सकूं। उसका नाम था माया। वो एक नाचने गाने वाली औरत थी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे पीछे पड़ जाएगी। वो मुझसे बार बार शादी करने के लिए बोलने लगी, तो तंग आकर मैंने भी उसे बता दिया कि मैं सिर्फ उसके साथ अपने फायदे के लिए हूँ। और वैसे भी एक नाचने गाने वाली औरत को कोई बहू के रूप में स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसे शादी नहीं की तो सबको सच्चाई बता देगी। बस मेरी सच्चाई सबके सामने ना आ पाए, इसीलिए मैंने उसे मार दिया था। गांव वालों, माया लौट आई है। उसने मेरे भाई, बहन और पिताजी को मार दिया है। आप सब मेरी मदद कीजिए। लेकिन तुमने भी तो उस लड़की के साथ बुरा किया ना? हाँ, मुझे बहुत पछतावा है। तभी माया वहाँ प्रकट हो जाती है। अब बहुत देर हो गई है किशोर। तभी माया पूरे गांव वालों के सामने किशोर को अपने लंबे लंबे नाखूनों से गोद गोद कर मार डालती है और उसकी लाश को बरगद के पेड़ पर टांग देती है। अब इस गांव के लोग जब भी इसकी लाश को देखेंगे तो ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। और माया वहां से गायब हो जाती है। उफ, यकीन नहीं होता, जिससे मैंने प्रेम विवाह किया वो इंसान ऐसा निकलेगा।